लोगों ने पेज नंबर 145 तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि रिएक्शंस घर से एक बार रिवाइज करके आना ताकि पेज नंबर 145 में जो रिएक्शन है उसको हम लोग समझ सकें। बराबर किया, रिवीजन कर लिया, घर पे एक बार नोट्स कॉपी खोल के देख लिया। अगर तुम ये एटीट्यूड रखोगे कि हम देखेंगे ही नहीं, तो रिएक्शन ऐसी चीज़ है जो रट्टा मारने जाओगे तो अननेसेसरी तुम्हारे ऊपर बर्डन के रहेगा। रिएक्शंस हमेशा समझ के ही लिखी जाती है, हमेशा, कभी रट्टा मार के नहीं लिखी जाती रिएक्शंस। खैर, पहले अपन आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 146 हमें आज कंटिन्यू करना है। पहले यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आते हैं, फिर फायर एक्सटिंग्विशर में आएंगे, और उसके बाद जो पेज नंबर 146 के टॉप पे लिखा है सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आखिरी में, क्योंकि उसमें भी रिएक्शंस हैं इसीलिए। तो यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोगों ने कल कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कुछ क्या पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला जाए तो क्या होगा, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी और एसिड प्रोड्यूस करेगी। उस एसिड को हम लोगों ने कल नाम भी दिया था कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। फिर मैंने तुमसे ये पूछा था कि एसिड पाया कहाँ जाता है, तो अपन ने सिंपली क्या बोला था, कोल्ड ड्रिंक्स। बराबर। अब कोल्ड ड्रिंक्स देखो दो प्रकार की आती है, एक तुम्हारी थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला टाइप की, जिनके अंदर आप जब खोलते हो तो वो बबल्स निकलता है, फिज़ निकलता है, और दूसरी होती है बेचारी फ्रूटी, माज़ा, स्लाइस, वो पेपर बोट भी आती है एक, इस टाइप की, जिनमें अंदर से किसी भी प्रकार का कोई भी CO2 वाला फीलिंग नहीं आता, वही मुझे अच्छी लगती है। तो एक्चुअल में CO2 का इस्तेमाल क्या सारी कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है क्या? नहीं। जिन कोल्ड ड्रिंक्स में वो बबल्स निकलते हैं, ठीक है, उनमें किया जाता है, और ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग कहते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। सोडा इसमें भी करते हैं। एक दत्तावाड़ी में ही तुम देखना, गजानन सोसाइटी के ग्राउंड के आगे एक शॉप है जहाँ पे वो सोडा पार्लर है, अलग अलग प्रकार के सोडा के कॉम्बिनेशंस बना बना के वो देता है। बस ऐसी जगहों पर CO2 और वो जो उनका पानी और वो फ्लेवर, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और लो बन गई तुम्हारी क्या, एरिएटेड ड्रिंक्स। तो पहला तो इसका जो यूजेस है उसमें बस इतना अंडरलाइन करके रख लो कि एरिएटेड ड्रिंक्स में इसको यूज़ किया जाता है। बराबर, डन हो गई यहाँ तक चीज़ें। CO2 को उसके अलावा और कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं, जैसे बहुत ही फेमस ब्रांड्स है जिनका टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, नेस्कैफे ब्रू, इनको तो हम जानते हैं। कई लोग लेकिन नेस्कैफे ब्रू नहीं लेते, वो अलग से ऑनलाइन सर्च करते हैं, ओरिजिनल कॉफ़ी पाउडर लाते हैं, स्पेशली साउथ टाइप के, साउथ वाले लोग, ये नेस्कैफे ब्रू उनको अच्छी नहीं लगती। तो खैर, कॉफ़ी बीन्स जब एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसके बाद जब उसको फोड़ कर उसका कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है, इस प्रोसेस से पहले उसके अंदर एक केमिकल होता है कैफीन, उसको कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विफाइड CO2। मतलब CO2 को हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार CO2 तो गैस है, लिक्विड कैसे हो सकती है। आप दुनिया की हर चीज़ को सॉलिड बना सकते हो, हर चीज़ को लिक्विड बना सकते हो, और हर चीज़ को गैस। भाई सॉलिड बनाना है, उसको जमा दो, उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक उसको ले आओ, फ्रीज़ हो जाएगा। आपको उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, आप उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले आओ, वो वेपराइज हो जाएगा। सिर्फ उसको उसके पॉइंट्स तक लाने की नीड है, फिर वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। 11th में आप पढ़ोगे, एक अलग से चैप्टर होता है गैसियस स्टेट, उसमें ये सब बताया जाता है कि कितना प्रेशर लगाना चाहिए, कितना टेम्परेचर लगाना चाहिए कि गैस एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्या सारी गैसेस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, क्या कौन सी गैसेस इजीली कन्वर्ट होती हैं, ये सब कुछ 11th क्लास में। तो लिक्विफाइड आपका जो CO2 है, इसका पर्पस बोलो क्या होता है, आप लोगों के कॉफ़ी में से कैफीन नामक उस केमिकल को हटाना। वैसे चाय में भी होता है, खैर। उसके अलावा जो आखिरी वाला यूज़ है उसको देख लो। आखिरी वाला यूज़ तो बच्चा बच्चा जानता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो लोग क्या कर लेते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कब, ड्यूरिंग डे टाइम,
रात के वक्त वो लोग क्या यूज़ करते हैं क्या CO2 को? नहीं, रात के वक्त तो उनको भी क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन, और रिटर्न में हम लोगों को क्या दे देते हैं वो लोग? CO2। तो रात के वक्त वो तुमसे CO2 देते नहीं है, तो वो सर तुमसे CO2 लेते नहीं है, बल्कि हमको CO2 देते हैं। तो ये जो बुक में पॉइंट लिखा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यूज़ करता है, ये कब? ड्यूरिंग दी डे टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ कि लिक्विड CO2 का इस्तेमाल हम एक सॉल्वेंट की तरीके से करते हैं। सॉल्वेंट का मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो, अब भाई अगर तुम्हें लेट से कुछ चाय कॉफ़ी बनानी है, तुम दूध शक्कर या जो भी है तुम्हारा मटीरियल, वो किस में डिज़ोल्व करोगे? पानी में। तो दैट इज़ सॉल्वेंट। लेकिन अगर तुम्हें कोई खाना वगैरह बनाना है तो तुम अपने मसालों को क्या पानी में डिज़ोल्व करोगे? मतलब किस में तुम उसमें खाना बनाओगे? तेल में। दैट तेल इज़ योर सॉल्वेंट। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलाते हो, तो किस में मिला रहे हो भाई? पानी में मिला रहे हो, तेल में मिला रहे हो, बेंजीन में मिला रहे हो, किस में मिला रहे हो? जिस सब्सटेंस में बाकी दूसरे सब्सटेंस आके क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या इस्तेमाल होता है? पानी पानी पानी। इसीलिए कई बार 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियों को भी यही लगता है कि पानी के अलावा तो और कोई दुनिया में सॉल्वेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई ऐसा नहीं है, पानी के अलावा भी सॉल्वेंट होते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैं अपने लेट से डीजल को पानी में डिज़ोल्व करूँगा, होगा क्या डीजल पानी में डिज़ोल्व? थर्माकोल को मैं पानी में डिज़ोल्व करूँगा, नहीं होता थर्माकोल पानी में डिज़ोल्व, पेट्रोल में हो जाएगा। लेकिन तो यानी कि हर चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए, उसको घोलने के लिए सब्सटेंस हमको क्या लगते हैं? अलग अलग। तो हर कोई चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, हर कोई चीज़ पेट्रोल में डिज़ोल्व नहीं होती। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे केमिकल जो दूसरों को डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या दुनिया के सारे केमिकल उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे? क्या थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे। तो वही बता रहा है कि लिक्विड CO2 का उपयोग किस पर्पज़ के लिए किया जाता है? ड्राई क्लीनिंग। कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं हम लोग। हर ड्रेस को तो रगड़ रगड़ के धोया नहीं जाता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनको ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ती है, उनको हम लोग साबुन से ऐसे धो धो के थोड़ा रगड़ रगड़ के रखेंगे। स्पेशली वो कपड़े जिनमें कढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग इको फ्रेंडली तरीके से अगर करानी है तो किसका इस्तेमाल होता है? लिक्विड CO2 का इस्तेमाल होता है। अब सबसे अच्छा इसका है पॉइंट नंबर 2। मुझे तो इसका पॉइंट नंबर 2 बड़ा पसंद है। बोल रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? इन द फॉर्म ऑफ गैस। तुमने उसको प्रेशर लगाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड। उस लिक्विड CO2 को तुमने कॉफ़ी से कैफीन हटाने के लिए यूज़ किया। उस लिक्विड CO2 को तुमने और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया? ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया। तुम्हारा इतने से भी मन नहीं भरा, तुमने और प्रेशर लगाया, उसको फ्रीज करके किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड CO2 में। और यही सॉलिड CO2 को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है ड्राई आइस। लिख लो, ये एक जानकारी है, जी के फैक्ट। सॉलिड CO2 ही क्या कहलाता है आप लोगों का? ड्राई आइस। क्यों भाई इसको ड्राई आइस हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसको क्या कर लेते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉलिड फॉर्म में ले आते हो, तो देखते हैं ये दिखता कैसा है। 2 मिनट। ये देखो, ये तुम्हारी सॉलिड CO2 है। किसी एक इमेज को देख लेते हैं। ये देखो, ऐसा दिखता है सॉलिड CO2। पूरा बर्फ़ के जैसा है, कंप्लीटली बर्फ़ के जैसा। तो क्योंकि ये बर्फ़ के जैसा, लेकिन क्या है, पानी से बना है क्या? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। क्योंकि दिखने में ये एक बर्फ़ के जैसा दिख रहे हैं, बर्फ़ के जैसे टुकड़े दिख रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आइस बोला जाता है। और क्योंकि ये पानी से नहीं बना है,
कल को अगर ये मेल्ट भी हो गया तो ये पानी के समय जैसे हमारे कपड़ों को गीला नहीं कर रहा है, उस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 कौन है, ड्राई आइस। अब इस ड्राई आइस की एक बहुत ही स्पेशलिटी है। बर्फ़ कितनी ठंडी होती है, लोग मछली जो रहती है पकड़ के लाते हैं मछली ताकि ख़राब ना हो, तो जिस भी कंटेनर में मछली को रखते हैं उसमें क्या होती है, आजू बाजू बर्फ़ होती है। और भी कई सारे सी फूड्स होते हैं जिनको वो ख़राब नहीं होना चाहते, उसके आजू बाजू क्या होती है, बर्फ़ होती है। तो वैसे ही यहाँ पे वो ये कह रहा है कि बर्फ़ के बदले, क्योंकि बर्फ़ तो देखो पानी से बनती है, इनडायरेक्टली उससे पानी का वेस्टेज भी हो रहा है काफ़ी हद तक। आप किसी डेड चीज़ को पानी के साथ रखोगे तो पानी भी तो ख़राब होगा ना, ऑब्वियस है। तो वो ये बता रहे हैं कि सॉलिड CO2 का जो टेम्परेचर होता है इतना कम होता है कि मतलब वो बर्फ़ को तक बीट कर देता है ठंडे मामले में, ठंडाई में। और इसीलिए सॉलिड CO2 को हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कई बार मूवीज़ में दिखाते हैं जो डॉक्टर्स कह रही हूँ, पुलिस स्टेशंस होते हैं, इन्हें कोई बॉडी मिलती है अननोन। अभी अननोन बॉडी के साथ उनको उसका पोस्टमार्टम करना है, करेंगे, उसके बाद ढूंढेंगे कि भाई इसका कौन चीज़ परिचित है, उसके बाद बॉडी हैंडओवर करेंगे। बॉडी तो 3-4 दिन में गलने सड़ने लगती है। अब वो बॉडी को गलाना सड़ाना नहीं चाहते, तो देखा होगा तुमने मूवीज़ में ऐसा ड्रॉर जैसा वो खोलते हैं, फिर ऐसा वाइट कलर का धुआं निकलता है, तो क्या वो बर्फ़ में रखते हैं उसको, ये भी सॉलिड CO2 है। तो सॉलिड CO2 जिस भी जगह को ठंडा करने की नीड है, अब हमारे दिमाग में ठंडा करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आती है, फ्रीज़र, और फ्रीज़र में हमारे दिमाग में आता है बर्फ़। ऐसा नहीं है, बर्फ़ आपको एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही लेके जा सकती है, 0 डिग्री 4 डिग्री, उससे थोड़ा कम, -3 -4, या कुछ एक लिमिट होती है उसकी। उससे भी ज़्यादा आपको ठंडा चाहिए तो बर्फ़ नहीं ले जा सकती, फिर आपको बर्फ़ के बजाय कुछ ऐसे ही केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो सॉलिड CO2 का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में। अब उस कोल्ड स्टोरेज में तुम पुलिस स्टेशन में डेड बॉडीज़ रखो, या उस कोल्ड स्टोरेज में, मतलब ऑब्वियस है डेड बॉडीज़ का और खाने के प्रोडक्ट्स का कोल्ड स्टोरेज अलग अलग होगा, या फिर उस कोल्ड स्टोरेज में क्या रखो, मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट। जैसे अमूल इतना बड़ा ब्रांड है, चीज़ बनाता है, पनीर बनाता है, दूध बनाता है, दही बनाता है, कितने सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाता है, और अमूल के जैसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो जब ये लोग चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, अगर हम लोग पनीर वगैरह को ऐसे बाहर छोड़ देंगे अपने घर में ही, ख़राब नहीं हो जाएगा, बदबू आने लगती है। तो वो लोग सोचो बनाते हैं उसको, और बनाने के बाद जहाँ भी वो स्टोर करते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, कोल्ड स्टोरेज में होता है। या फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा दिनशॉ का ट्रक चलाते थे। अब किस चीज़ का ट्रक चलाते थे वो आइसक्रीम्स ट्रांसपोर्ट करते थे। भाई आइसक्रीम तुम यहाँ से अपने घर लेकर जाओ दत्तावाड़ी से, तब तक ही पिघलने की हालत में आ जाती है। वो आइसक्रीम्स ट्रांसपोर्ट करते थे वो तो। और ये तो होगी भाई, हर शहर में तो आइसक्रीम की वो एक बड़ी सी फैक्ट्री नहीं खोल सकते ना, एक सर्टेन जगह पे आइसक्रीम बनती होगी और वहाँ से हर जगह पे गांव-गांव में तक सप्लाई होती होगी। कैसे? तो जिस पर्टिकुलर ट्रक्स में, जिन पर्टिकुलर गाड़ियों में इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनमें भी क्या होता है, सॉलिड CO2 होता है। वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा ठंडा कर देता है कि आपकी आइसक्रीम पिघलती नहीं। पानी या बर्फ़ को नहीं ले जा सकते, क्यों? वो खुद पिघल जाएगी धूप में, तो बेचारी आइसक्रीम को क्या बख्शेगी। इसके अलावा सॉलिड CO2 का यूज़ एक और जगह होता है। कई मूवीज़, हॉरर मूवीज़ में भूत आ रहा है, चुड़ैल आ रही है, डायन आ रही है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के दौरान एक इफ़ेक्ट दिखाते हैं, वो वाइट सा धुआं हो जाता है। कई मूवीज़ में वो लोग कोहरा दिखाते हैं वाइट सा। अभी जैसे नागपुर में कुछ 4-5 दिन पहले एक्सट्रीम ठंड थी, खतरनाक, आई थिंक 8 जनवरी के आसपास, 8 या 9 जनवरी के आसपास। उस दिन तो धूप ही नहीं निकली थी, पूरा कोहरा सुबह एकदम खतरनाक था। तो खैर फिर भी नागपुर में कम पड़ता है, तुम यूपी जाओ फिर तो और ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या एक्चुअल में ये लोग उस कोहरे में मूवी शूट करते हैं क्या? नहीं,
ये लोग कोहरा क्रिएट करते हैं। क्या जब वो चुड़ैल उड़ेल आती है जैसे वाइट वाइट सा वो धुआं दिखा देते हैं, क्या वो एक्चुअल में धुआं मतलब कैसे वो आता है, क्या सही में चुड़ैल आने पर ऐसे वाइट वाइट धुआं होता है? इसे कहते हैं मिस्ट, वाइट मिस्ट। ये वाइट मिस्ट क्रिएट की जाती है कैसे? सॉलिड CO2 को छोड़ दो। मैंने तुम्हें अभी एक इमेज दिखाई थी, उस इमेज को वापस देखते हैं। एक्चुअल में बड़ी इमेज हो नहीं रही है, अदरवाइज़ मैंने की होती। ये देखो भाई, इससे बड़ा तो वो हो नहीं सकता। ये देखो, ये कैसा है? ये सॉलिड CO2 है। जैसे जैसे ये बेचारा क्या हो रहा है, पिघल रहा है। अब पिघल के ये लिक्विड नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो ये वाइट 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 कलर का क्या छोड़ रहा है? धुआं छोड़ रहा है। और इसी वाइट वाइट कलर के धुएं को वो लोग किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? मूवीज़ में वो स्पेशल इफेक्ट देने के लिए। तो वही अपने पॉइंट नंबर 2 में भी अंडरलाइन कर सकते हो तुम। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ अ मिस्ट। मिस्ट का मतलब समझ में आ गया है, वो वाइट वाइट कलर का, ठीक है, इन ड्रामाज एंड मूवीज़। तो सॉलिड CO2, पहले तो CO2 का इन जनरल, गैसियस CO2 का इन जनरल क्या उपयोग है? कोल्ड ड्रिंक में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स इसका उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। लिक्विड CO2 के भी कितने यूजेस हैं? 2। आप इसको इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग में यूज़ कर रहे हो। आप लिक्विड CO2 को और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो? आप कैफीन कॉफ़ी से निकालने के लिए यूज़ कर रहे हो। सॉलिड CO2 के भी कितने यूजेस हैं? 2। आप इसे कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। अब उस कोल्ड स्टोरेज में तुम्हें मछली रखनी है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रखना है कि डेड बॉडी रखना है, वो तुम्हारी मर्ज़ी। भाई कोल्ड स्टोरेज तो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है ना। और उसके अलावा नेक्स्ट यूज़ क्या है कि इसको स्पेशल इफ़ेक्ट जो देने होते हैं वो धुएँ वाले, मिस्ट वाले, उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्या यहाँ तक ये बातें भेजे में गई तुम्हारे? अब ये जो आपका CO2 है, इसका एक और बहुत ही बढ़िया सा उपयोग है जो कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को पता होता है। क्या? जो कि तुमने लर्न भी किया है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़। वो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि CO2 को हम लोग क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग करते हैं। और उस फायर एक्सटिंग्विशर का फर्दर प्रयोग किस पर्पज़ के लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्या यहाँ तक यूजेस क्लियर है? फिर हम अभी आगे फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ेंगे। एक बार देख लो, अगर तुम्हें कोई यूजेस में दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ना शुरू करते हैं। हो गया भाई रोहित? अरे वाह, बोलने पे हो भी गया। मैथ्स में क्या दिया था मैंने तुम्हें? वही क्या? मैथ्स में याद रखूंगी। ये ग्राफ ना तुम्हें बनाने को भी आ सकता है पेपर में, तो इस ग्राफ को याद रखना। ये सेकंड का आंसर कहाँ है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे वाह, चलो मुझे आज के लिए एक बकरा मिल गया। अरे वाह, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया तुम्हें? छी छी छी। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में नहीं आया? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी लिखेंगे आराम से बैठकर। ये तुम जिस भी जगह से इसको याद किए हो, ये इतना छोटा है। ठीक है, करेक्ट है वैसे। ये मैथ्स में क्या दिया गया था? लिखा रहो जरा, लिखो मुझे। 5 मिनट है, पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद आ जाना। चलो, खाने की चीज़, बिस्किट धुएं वाला? मैंने तो नहीं खाया। वो जिसको आइस में रखते हैं उसको निकालने के बाद धुआं निकलता है, खाने के बाद भी धुआं निकलता है। मैंने नहीं खाया आज तक, ऐसा धुएं वाला एक भी प्रोडक्ट नहीं खाया एक्चुअल में। कोई दूसरा ऐसा कहाँ मिलता है भाई धुएं वाला खाना?
नहीं पता भाई, मुझे तो शादियों में गए हुए गुजरा ज़माना हो गया है। मैं तो सिर्फ 2 ही शादी में गई हूँ, एक मेरी खुद की और एक हमारे अंकित के भाई की, ओनली 2 शादी। उसके अलावा मैंने और कोई शादी नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता कि ये लिक्विड वाला नया प्रोडक्ट और क्या आएगा। ये भगवान, होगा कुछ मुझे भी ला के देना भाई, मैं भी, आप लिंक भेजना, मैं भी खाऊंगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई लिक्विड वाला है क्या, मतलब मैंने देखा भी नहीं आज तक। चीज़ों से निकलते हैं, लेकिन उसमें से धुआं निकलता है, खाने के बाद धुआं निकलता है। मतलब क्या है वो खाना जिसको मैं गूगल सर्च कर सकूँ? कुछ पनीर है, लोग में वो क्या है? चीज़ रखते हैं, बिस्किट, ब्रेड वगैरह, उसको उसमें डिप करके देते हैं। अरे सूप की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो गरम गरम वेपर्स होंगे? नहीं पता बाबा मुझे। राइस जैसे ठंडा होने के बाद धुआं निकलता है, हाँ। वैसे डालते हैं। अगर इफेक्ट डालने के लिए है तो वही होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता धुएं वाला फूड आइटम कौन सा है, मैंने नहीं खाया है अभी तक धुएं वाला फूड आइटम। खैर, जब अगर कभी खाए होंगी, मिलेगा मुझे, तब मैं बता दूंगी कि हाँ चाहिए वो चीज़। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ भाई फायर एक्सटिंग्विशर पर। तुम्हारी बुक में एक तो एक्चुअल फायर एक्सटिंग्विशर दिया है, ठीक है, और एक उसका क्या दिया हुआ है आप लोगों को, स्कीमेटिक डायग्राम। तो जो एक्चुअल फायर एक्सटिंग्विशर दिया है वो एक्चुअल फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा वाला है? लाल कलर का। बट एक्चुअल में पता है फायर अच्छा, ऊपर से जो फायर एक्सटिंग्विशर तुमने लाल कलर का बनाया है उसके मिड में देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है पाउडर। हमें फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर आता है, बट नहीं, मार्केट में 5 से 6 मतलब 7-8 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। किसी में ये ब्लू कलर से लिखा होता है, किसी में येलो कलर से, किसी में ब्लैक कलर से, किसी में रेड कलर से, किसी में वाइट कलर से। क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर के यूजेस अलग अलग हैं? बिल्कुल। जैसे ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर जो आपकी बुक में बना के दिया है, ये पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही कॉमन है, आपको जगह जगह मिल जाएगा लगा हुआ, ठीक है। इस फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन जो बाकी फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस काम आते हैं? हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग पर्पस के काम आता है। कागज़ से अगर आग लगी है तो उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, गैस में अगर आग पकड़ ली है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, कोई मेडिकल केमिकल्स की वजह से जो आग लगी है उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर। तो अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सबका एक ही काम होता है, क्या? आग बुझाना। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर में भी टाइप्स आते हैं, तुम गूगल करोगे तो तुम्हें टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर दिख जाएगा कि कोई किसी का रुई का गोदाम है तो वो उसके हिसाब का फायर एक्सटिंग्विशर रखेगा कि भाई रुई में अगर आग लगती है तो क्या होगा। किसी क्या मान लेते हैं केमिकल स्टोर हो रहे हैं तो केमिकल्स के अकॉर्डिंग वाला फायर एक्सटिंग्विशर लेगा। तो अभी जो हमारे पास है ये एक नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर है, सादा सिंपल सा एक फायर एक्सटिंग्विशर है, कुछ भी नहीं है। उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में क्या CO2 गैस भरी हुई होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये पाउडर्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ये पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं इसको। पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फायर एक्सटिंग्विशर के सबसे नीचे हिस्से में, बॉटम में, आप पाउडर भर के रखते हो। किसका पाउडर भर के रखते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग अपनी आसान भाषा में और क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। हमने सब्सटेंस इन कॉमन यूज़ वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें बेकिंग सोडा पढ़ा है ना। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इस फायर एक्सटिंग्विशर के बॉटम में क्या भर के रखा जाता है? बेकिंग सोडा। ये सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है, सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब ये इतना कॉमन है कि आपको ऑलमोस्ट हर जगह जो फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है वो कौन सा है? यही वाला है। फिर इसके ऊपर में हम लोग एक छोटी सी बॉटल में लटका कर, बोलो किसको रखते हैं? एसिड को। कौन सा वाला एसिड? स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। जब कोई व्यक्ति बाहर से नॉब दबाता है तो नॉब दबाने से क्या होता है? जो ऊपर में सल्फ्यूरिक एसिड लटक रहा है, जिस ट्यूब में वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो ट्यूब जो सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है, वो सल्फ्यूरिक एसिड वाली ट्यूब क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। और जैसे ही वो उल्टेगी, इसके अंदर का सारा सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिर के आ जाएगा। तो नीचे पहले से कौन है? बोलो बेकिंग सोडा, और ऊपर से कौन आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनडायरेक्टली या सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा के बीच में क्या होने लगेगी?
रिएक्शन होने लगेगी। और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, जो कि हमने पिछले सब्सटेंस इन कॉमन यूज में भी पढ़ा है, फिर से पढ़ लेंगे, तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में कौन बाहर निकलता है? CO2। अब CO2 तो एक गैस है, और कल ही हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, पेज नंबर कौन से में, 145 में, कि ये कौन सा मूवमेंट करती है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई मतलब बनेगी नीचे, लेकिन बनने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर आएगी, और जो नॉब होगा उस नॉब से निकलते हुए बाहर। और जिस भी जगह आग लगी आप उसको उस तरह वैसे मुंह करके रख दो, और वहाँ पूरी क्या फैल जाएगी? CO2 गैस फैल जाएगी। तो यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन फायर एक्सटिंग्विशर में एक्चुअल में CO2 गैस भर के पहले से रखी जाती नहीं है। उसके अंदर क्या भर के रखा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर लटकता है, और नीचे क्या होता है? पाउडर बेकिंग सोडा। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब हम वो कैप्सूल दबाते हैं, तो जब नॉब दबाते हैं तो बेचारी वो एसिड नीचे गिर जाता है, उनकी रिएक्शन से CO2 बाहर आती है। ये CO2 बाहर आग को क्या करने का काम करती है? बुझाने का काम करती है। और ये पर्टिकुलर आप लोगों का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बिजली से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया वगैरह वगैरह, तो उन सारे पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनको यूज़ करते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि इनकी कैपेसिटी क्या है? कम। भाई अगर कोई बहुत विशाल आग लगी है, बहुत ज़्यादा, तो उस बड़ी सी आग में ये छोटा सा CO2 फिर तुम्हारे किसी भी कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने कहा फायर एक्सटिंग्विशर्स के बोलो क्या आते हैं? टाइप्स आते हैं। ये पाउडर्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें जो आपने केमिकल लिया है वो कौन से फॉर्म में लिया है? पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। ऐसे भी कई फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, जिन फायर एक्सटिंग्विशर्स में आप लोगों को वहाँ पे पहले से वो क्या करके रखता है? कोई दूसरे केमिकल्स भर के रखता है। हो सकता है वहाँ पे पहले से CO2 भर के रख रहा हो, कि आपको बस नॉब हटाना है और धड़ धड़ रिएक्शन होने का भी वेट नहीं करना है, और क्या हो जाएगा? CO2 निकलना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। थोड़ा सा एक बार उस पैराग्राफ को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, उसमें काम काम की क्या क्या चीज़ें हैं। कि इसमें भाई एक होता है सोडियम कार्बोनेट का पाउडर, वो तुम्हारे काम का है, उसको अंडरलाइन कर लो। और साथ ही में कौन होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो चीज़ें। बाकी इसका पूरा शॉर्ट नोट, इसकी पूरी आंसर मार्किंग ऑलरेडी तुम्हारे पास है, वो तुम लर्न भी कर चुके हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। बट काम की चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और कौन सा केमिकल होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 2 में आओ। पैराग्राफ नंबर 2 अच्छा है, वो बताता है कि अगर आप एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हो जो कि बोलो क्या है? CO2 बेस्ड है। CO2 बेस्ड का मतलब जिसके अंदर से CO2 बाहर आने वाली है, तो ऐसे CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स करोजन नहीं करते। करोजन मतलब जंग, मतलब अगर आप इसमें किसी चीज़ पे स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे करने के बाद वहाँ पे जंग लगना शुरू नहीं होगा। करोजन नहीं करते, उसको सड़ाते नहीं हैं, उसको गलाते नहीं हैं। और ये बिजली के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर। इसीलिए क्योंकि ये बिजली के नॉन कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इस टाइप के CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर को तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो? जब कोई बिजली वाली आग लगती है या किसी ऐसे इक्विपमेंट में आग लग जाती है जो कि क्या, जिससे क्या पास हो रही है? बिजली। क्योंकि ये बिजली को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते। अगर सोचो ये बिजली को कंडक्ट करते तो क्या होता? यहाँ आग लगी हुई है, यहाँ एक गैस है अपनी CO2 की, और यहाँ एक बंदा खड़ा है। जैसे ही आग CO2 के अंदर जाएगी, अगर CO2 कंडक्ट करता तो, और CO2 क्योंकि हमारे हाथ में है तो फिर हमारे अंदर आ जाएगी और हमें बिजली का झटका लग जाएगा। तो ये इनकी खास बात क्या है कि एक तो एक करोजन नहीं करते, और दूसरा इनकी खास बात क्या है कि ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए अगर कभी भी बिजली वाली आग लगती है तो इस बिजली वाली आग के लिए ये ठीक है। लेकिन अगेन वो आग कैसी होनी चाहिए? स्मॉल स्केल में। अगर बहुत ज़्यादा आग लग गई है तो फिर ये CO2 के छोटे छोटे बॉक्सेस आपके कोई भी काम के नहीं है। अब हम लोगों को नीचे एक रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे ऊपर जो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर करते हुए चलते हैं। देखो
ये हमको पता है कि पहले से हमारे पास नीचे कंटेनर में कौन है बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो देखो केमिकल रिएक्शन में नीचे लिखा हुआ है NaHCO3, दिख रहा है। साथ में उसमें उसने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। अब भाई दोनों के बीच में रिएक्शन को रट्टा नहीं मारना है। जब मैंने तुम्हें रिएक्शन सिखाई थी एक गुजरे ज़माने पहले, तब बताया था ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट, किसी को याद हो? मतलब एक ही को याद है और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब आज बिना रिएक्शंस को रिवाइज किए ऐसे ही उठ के आ गए, भाई उन्नति तो ऐसी आएगी, ये दोनों भी ऐसी आएंगे, पल्लवी भी वैसी आने वाली, बाकी तीनों के पास भी कोई काम धाम नहीं था। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। खैर, इन रिएक्शंस को करते कैसे हैं अपन, इन्हें तोड़ देते हैं। तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 4 है ना तुम्हारी बुक में, निकालो। अच्छा 5 में है क्या वो चार्ट, निकालो चैप्टर नंबर 5 निकालो। उसके पीछे एक रेडिकल का चार्ट है, फटाफट निकालो उसको। बल्कि तुम्हें अभी तक को चार्ट याद नहीं हुआ है, शर्म करो। अरे चला गया भाई, कहाँ घूम रही हो? अच्छा 4 में ही है क्या, ठीक है निकालो। जिस भी चैप्टर में है वो चार्ट निकालो। उस चार्ट के अकॉर्डिंग NaHCO3 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है जरा बताना। 2 हिस्सों में तोड़ना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव हिस्सा क्या होगा Na+ और नेगेटिव हिस्सा क्या होगा HCO3-। H2SO4 को भी कितने हिस्से में तोड़ेंगे, 2। SO4 की पावर में 2 नेगेटिव, ये इसका कौन सा हिस्सा होगा, नेगेटिव। और H की पावर में पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा। याद करो बताया था, पॉजिटिव को पॉजिटिव के नीचे लिखो, नेगेटिव को नेगेटिव के, और फिर उन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस। तो जब तुम क्रॉस करोगे तो Na का क्रॉस किसके साथ होगा, SO4 के साथ, और H+ का क्रॉस किसके साथ होगा, HCO3 के साथ। तो जब तुम H+ और HCO3 का क्रॉस करोगे तो उनके क्रॉस से क्या बनता है, H2CO3। क्या मैंने तुम्हें बताया था H2CO3 कभी मत लिखना, H2CO3 को तोड़ के क्या लिखना, H2O+ CO2। चेक करो बुक वाले ने वही लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो H2O+ CO2 लिखा है ना। अच्छा और किस किस का क्रॉस करोगे बताओ, Na का क्रॉस किसके साथ कराओगे, SO4 के साथ। बट Na की पावर कितनी है, +1, और SO4 की पावर कितनी है, -2। तो मतलब इनका तुम्हें अलग से फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। तो देखो वही उसने यहाँ पे लिखा है। तो अगर तुम रिएक्शन को रटोगे कि इसमें ये डाला ये डाला ये डाला तो ये बनेगा, तो रिएक्शन कभी समझ में नहीं आएगी। उन रिएक्शंस को समझना पड़ता है, उनके नियम को फॉलो करने से हमेशा रिएक्शन बनती है। तो पेपर में हो सकता है ये केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ रिएक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कैसी रिएक्शन होती है, तो उसको मार्क कर लो। और इसको मार्क करके आ जाओ भाई अपने पेज नंबर 146 के टॉप पर। बोलो मैथ्स में क्या दिया था पीयूष आपको, ज्योमेट्री के सॉल्व दिखाओ कौन सा। अरे भाई ले आओ ना, अमंग की स्पेलिंग गलत है। तुम लोगों की एग्ज़ाम कौन सी तारीख से, 20। टाइम टेबल आ गया है। क्या कहते हो उन्नति पल्लवी, कितना अंडा देना है इस बार, बाउंड्री। एग्ज़ाम है ये लगभग 1 महीना पहले से तो पता ही था, तो तभी तक तो तैयारी हो जानी चाहिए। ध्यान रखना सब्सटेंसेस एंड कॉमन यूज़ वाले चैप्टर को रट्टा मारना अच्छे से शुरू करो। वो कठिन चैप्टर है, उसके आंसर्स भी थोड़े से बड़े हैं। तुम अगर उसको लास्ट टाइम के लिए रखोगे तो वो लर्न नहीं होगा, ठीक है। ये कार्बन कंपाउंड तो इजी चैप्टर है, इसलिए तुम्हें पहले सब्सटेंसेस एंड कॉमन यूज़ पढ़ा के दिया गया था। खैर आपको बना के देना है। बताओ क्या दिया था, ये डिराइव नहीं है पीयूष, है ना, वो छोटा सा काम था, इसको इतना नहीं था कि डिराइव ही नहीं करना है, तब क्या आलस के मारे। अच्छा क्वेश्चन के लिए स्टडी करो। चलो अब आ जाओ, जो पेज नंबर 146 का टॉप पार्ट है,
वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा है। पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। पहला बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट पता है ना, अपन ने पिछले चैप्टर में किसको कहा है? कौन है सोडियम कार्बोनेट? कुछ याद? वॉशिंग सोडा। तो बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किससे पास किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? CO2। इसे पास करवाया जा रहा है, पास मतलब ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? NaOH। यानी कि जब CO2 और NaOH को कंबाइन करते हो तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? CO2। ठीक है। और जब एक बार वॉशिंग सोडा बन जाता है, बराबर, उस बने हुए वॉशिंग सोडा से अगर आप फिर से CO2 पास करते हो, मतलब पहली बार आपने CO2 किससे पास की थी? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बना? वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा बन गया। अब वॉशिंग सोडा बनने के बाद तुमने बोला कि इस वॉशिंग सोडा को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे और CO2 पास करूंगा। तो क्या होगा बोलो? वो बेचारा वॉशिंग सोडा से जब तुम और CO2 पास करोगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बेकिंग सोडा में। यानी कि इनडायरेक्टली बेकिंग सोडा कैसे बनता है? CO2 से। पहले CO2 क्या बनाता है? वॉशिंग सोडा। फिर वॉशिंग सोडा क्या बनाता है? बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए CO2 को किसके साथ मिक्स करना पड़ता है? NaOH के साथ। और बेकिंग सोडा बनाने के लिए उसी वॉशिंग सोडा के अंदर से क्या पास करना पड़ता है? CO2। क्या यहाँ तक चीज़ें बराबर जमी? यानी कि CO2 ने पहले बनाया वॉशिंग सोडा और फिर वॉशिंग सोडा ने वापस क्या बनाया? बेकिंग सोडा। तो वहाँ पे देखो दो रिएक्शंस हैं। पहली केमिकल रिएक्शन दी हुई है और एक दूसरी केमिकल रिएक्शन दी हुई है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से अलग से क्वेश्चन आ जाए कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। डन हो गई यहाँ तक चीज़ें। अब अपनी पेज नंबर 145 में एक रिएक्शन बची थी, उस पर भी आ जाओ। पेज नंबर 145 की रिएक्शन पढ़ने के लिए अगेन चैप्टर नंबर 4 का वो चार्ट खोलो। जरा देख के बताओ मुझे उस चार्ट के हिसाब से कि CaCO3 को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं। Ca की पावर में कितना अनुष्का? +2। अच्छा, और CO3 की पावर में? चलो, तो ये दो को हमने ब्रेक कर दिया। HCl को कैसे ब्रेक कर सकते हो? बढ़िया, H+ और Cl-। ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव के नीचे, निगेटिव निगेटिव के, फिर क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करते वक्त H का क्रॉस किसके साथ होगा? CO3 से। क्या बनेगा? H और CO3 के क्रॉस से H2CO3। क्या कभी H2CO3 लिखना है? उसके बदले में क्या लिखना है? देखो रिएक्शन में उसने लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। अच्छा, जैसे अपन ने उन दोनों का क्रॉस किया, और किसका क्रॉस होगा बोलो? Ca+2 का और Ca- का। क्या बनेगा उनके क्रॉस से? CaCl2। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो उसने लिखा है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई खत्म। ठीक है, तो अगर तुम रिएक्शन को रटोगे तो रिएक्शन तकलीफ देगी, रिएक्शन को नहीं रटोगे, उसको प्रॉपर ब्रेक कर करके करोगे तो पहला तो 10th के लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ब्रेक कर करके रिएक्शन सॉल्व करना 10th के सिलेबस में आता है। तुम अगर अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें 10th में दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा CO2 पूरा ख़त्म हो गया, मीथेन हम लोगों का ख़त्म हो गया। इसके बेसिस पे एक इंसान क्या क्या लर्न कर सकता है, पीछे एक्सरसाइज में वो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का C लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अगर लर्न कर चुके हो तो। लाइम वाटर मिल्की मिल्की हो जाता है जब CO2 पास करो, तो उसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है ऑलरेडी, तो रिएक्शन भी याद करना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का E और F याद कर सकते हो कि CO2 को फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकल यूज़ क्या है CO2 का, ये दो याद कर सकते हो। बस ओनली दीज टू, इन दोनों को रिवाइज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
ठीक है, अब इसमें हमारा देखो बचता क्या है पार्ट। अभी हम लोगों को कल से जो चीज़ पढ़नी है, कल हम पढ़ेंगे कार्बन के विभिन्न प्रकार, कार्बन के प्रॉपर्टीज़ कि भाई कार्बन आखिर क्या है, बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या हैं, ये सब चीज़। मतलब कल हमारा टारगेट रहेगा कि 140 पेज नंबर तक लगभग हम पहुंच जाएं। ठीक है, इसको 3-4 दिन लगेंगे बचे हुए पार्ट को ख़त्म होने के लिए। एक बार बचे हुए टॉपिक को रीड करना, उसमें अगर कहीं डाउट हो तो वो बुक पर निकाल के लिख